हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का माई मैथ क्लास में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी प्रश्नावली 1.2 रहने वाली है। पिछले सेशन में हम लोग 1.2 के सभी सवाल हल कर लिए थे। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आप जरूर उस सेशन को देखिएगा। उस सेशन में जो हमारी प्रश्नावली 1.1 हुई थी, उससे संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया होगा तो हम लोग लास्ट में एक वीडियो बना करके उस महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2 से। इसमें पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं, तब हम इसके एनसीईआरटी प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो प्रश्नावली है ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से संबंधित है। अब अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है? इसमें आपको अंकगणित के जो भी प्रश्न दिए रहेंगे उनके गुणनखंड को आप समझोगे। तो गुणनखंड कैसे हम समझेंगे? तो इस अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या है। तो भाज्य संख्या क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है, पहले हमको ये समझना है। देखिए, जब आप भाज्य संख्याओं के बारे में समझोगे तो वह संख्या जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से क्या हो, किसी भी संख्या से विभाजित हो। अर्थात कोई अन्य खंड हो, कोई अन्य गुणनखंड हो, तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप इनके उदाहरण के बारे में समझेंगे तो जैसे कौन कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है। ऐसे करके संख्या हमारे पास बहुत सारी हो सकती है। इनके बारे में आपको पता होगा कि अगर हम इनमें लिखना चाहें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में अगर हमको पता करना है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास कौन होगी? 4। और अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या की बात करते हैं तो समभाज्य संख्या हमारे पास क्या होगी? तो समभाज्य संख्या हमारे पास होगी 4। और अगर हम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं तो विषम भाज्य संख्या हमारी कौन होगी? विषम भाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी 9। ये हमारी कुछ भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम इस 4 की बात करते हैं तो देखिए 4 के क्या क्या खंड हो सकते हैं। तो देखिए 4 के खंड क्या हो सकते हैं? तो पहला तो खंड हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 हो सकता है। और 4 किससे कटेगी? 2 से कटेगी। और 4 किससे कटेगी? स्वयं संख्या से कटेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 4 के खंड होंगे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। सेम इसी प्रकार अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 के खंड क्या क्या हो सकते हैं? तो 6 के खंड तो एक तो पहले ही होगा, फिर 2 से भी कटेगी ये, और फिर किससे कटेगी? 3 से, और फिर ये स्वयं 6 से कटेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 के जो खंड होंगे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और स्वयं 6 हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ खंड हैं जिनका हम गुणनखंड के रूप में समझेंगे। तो गुणनखंड के रूप में जब हम समझेंगे तो हम इसको अभी भाज्य संख्या के बारे में समझना है। लेकिन हमारी जो अंकगणित आधारभूत प्रमेय है वो कैसी है? अभाज्य गुणनखंड के प्रमेय के रूप में आधारित है। तो ये हमारी कुछ भाज्य संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी भाज्य संख्या कौन होती है और हमारी कौन कौन सी संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अगर हम इनके खंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे 4 के खंड कौन कौन से हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। देखिए अभाज्य संख्या कैसे होगी इनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हमें जो भी अंकगणित आधारभूत प्रमेय की है वो अभाज्य संख्याओं के खंड ही करना है। तो हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या
वह संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं संख्या से विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब एक से विभाजित हो और स्वयं संख्या से, बाकी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होना है। तो उदाहरण के रूप में आप समझेंगे कि जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकती है, 7, इसी तरह 11 हो सकती है, इसी तरह 13 हो सकती है, इसी तरह 17 हो सकती है, इसी तरह 19 हो सकती है, फिर 23 हो सकती है। ऐसे करके हमारी बहुत सारी संख्या है। लेकिन अगर हम ये बोले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या हमारे पास कौन होगी? तो विषम अभाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी 3। अगर हम इनके खंड करना चाहें, जैसे 2 के अगर हम खंड करना चाहें तो 2 के खंड कौन कौन होंगे? 1 होगा और कौन होगा? 2 होगा। यानी 1 के अतिरिक्त वो स्वयं संख्या ही केवल रहेगी, बाकी और कोई नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप 3 के खंड करोगे तो 3 के खंड कौन कौन होंगे? 1 होगा और कौन होगा? 3 होगा। तो यहाँ 2 के खंड जो हमें मिले हैं वो 1, 2 होगा, और जो 3 के खंड मिले हैं वो हमारे पास 1, 3 होगा। इसी प्रकार अगर हम 5 खंड करेंगे, 5 के हमारे पास खंड क्या क्या होंगे? 1 और 5 होगा। तो हमें ये समझ में आता है कि अभाज्य जो संख्याएं हैं वो 1 के अतिरिक्त स्वयं संख्या ही होती है, बाकी और कोई संख्या आपको गुणनखंड के रूप में नहीं मिलेगी। अभी जब जो हम पीछे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़े हैं वो संख्या 4 से स्टार्ट थी और ये संख्या 2 से स्टार्ट थी। तो एक संख्या क्या है? तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 है, 1 के बारे में कह सकते हैं कि 1 ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य संख्या है। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये आपको याद रखिएगा। आइए आप लोगों की समझ में आया होगा कि हमारी भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। आपने इनको पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो इनको ज्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रही। तो हमें सीधा सीधा ये समझना है कि जो भी हमारी अंकगणित आधारभूत प्रमेय है उनको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर हमें गुणनखंड आते होंगे तो हम तभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इनको हमने आपको समझाया, भाज्य कैसे संख्या होती है उनको आपको समझाया। अब हम चलते हैं सीधे गुणनखंड के रूप में, इनको गुणनखंड कैसे कहना है देखिए। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो गुणनखंड के रूप में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि अंकगणित के गुणनखंड, अंकगणित के कैसे गुणनखंड ये हमें पढ़ना। अंकगणित के अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो आपको प्रश्न में जो भी आएगा वो दिए जाएंगे कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करें। तो वो अंकगणित के भी हो सकते हैं और बीजगणित के हो सकते हैं। तो अंकगणित के हैं तो उनके गुणनखंड करना है और बीजगणित के तो उनके भी गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले अंकगणित के समझ लेते हैं कि अंकगणित के अभाज्य गुणनखंड कैसे। जैसे अगर हमारे पास कोई प्रश्न आ जाए, जैसे एग्जांपल में कोई प्रश्न आ जाए, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास 78 दिया है ये, और इसके कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड करिए, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 78 के अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विभाजिता के नियम पता होना चाहिए। विभाजिता यानी 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है और 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है।
4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है, 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, 7 से कौन होती है, 11 से कौन होती है, 9 से कौन होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप सब पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इनके गुणनखंड ही करने हैं। देखिए अगर संख्या लास्ट में 8 है तो 2 से जरूर कटेगी, तो 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचेगा 2 नहीं 18। अब किससे कटेगी, लास्ट में 9 है तो 9 संख्या कैसे हो गई, विषम हो गई, और 2 से कटना नहीं, तो फिर किससे कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 5 से कटेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 से कट जाएगी, 3 1 3, 3 3 को 9, अभी किससे कटेगी, ये 13 से कटेगी। तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हम 78 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो अभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 13। और हम एक एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमारे पास आ जाएगा 240, अब 240 कैसे खंड करेंगे, तो 240 हम खंड करते हैं, लास्ट में क्या 0, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा 2 6 12, 2 0 0, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 0 0, फिर 3 से वो 2 से कटेगा 2 1 2, 1 बचा 2 5 10, फिर 2 से वो 3 से कटेगा 3 5 15, फिर किससे कटेगा 5 से, 5 करना 5। अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने की कोशिश करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, 2 कितने बार आया 4 बार, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 3 कितने बार आया 1 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 1, 5 कितने बार आया 1 बार, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे 1। ये हमारे अंकगणित के अभाज्य गुणनखंड है। तो जब अंकगणित के अभाज्य गुणनखंड है तो आपके सवाल आएंगे कितनी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेगा, तो कैसे करना है आपको हमने बता दिया। अभाज्य गुणनखंड कैसे है, तो हमने आपको आभाज्य संख्या बताई कि आभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 3 5 7 ऐसे करके हमारी आभाज्य संख्या है, और उन्हीं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे प्रदर्शित करना है, ये चीज करना है। ठीक है, देखिए अब कुछ हमारे इस तरह के सवाल भी आपको इस प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक शब्द कह रखा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने जो पिछली प्रश्नावली पढ़ी है वो भाग विधि से निकाल रहे थे, और भाग विधि में किस प्रमेय का यूज कर रहे थे, युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो गुणनखंड विधि से। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 6 में 7 में और 8 में ये सब गुणनखंड विधि से मासा लासा निकालना आप लोगों ने सीखा होगा। देखिए हम पहले सवाल को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका मासा निकालना है। तो मासा क्या करते हैं, अलग अलग संख्याओं के खंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 के खंड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर ये 2 से कटेगा 2 3 6, और फिर ये किससे कटेगा 3 से, 3 करना 3। इसी तरह 72 के खंड कर लेंगे। तो 72 खंड क्या हो जाएंगे, 2 से करेंगे 2 3 6, 1 बचेगा 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, और 1 बचा 2 और 16, फिर 2 से काटेंगे 2 नहीं 18, और फिर ये किससे कटेंगे 3 से, 3 3 को 9, और फिर ये किससे कटेगा 3 से, 3 करना 3। अगर हम 24 के खंड देखते हैं तो 24 के खंड हमारे कौन कौन होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना हो जाएगा 3। और अगर हम 72 के खंड देखते हैं तो 72 के खंड कौन कौन होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे हमारे पास कितना हो गया 3। अगर हम इनके मासा निकालने का प्रयास करते हैं तो यानी हम कह सकते हैं मासा को हम क्या कहते हैं, HCF। तो HCF अगर हम निकालेंगे तो HCF कौन कौन होंगे, ध्यान देखिए। मतलब अगर आपने 24 खंड किए तो 24 वाले के खंड में और 72 वाले खंड में दोनों संख्याएं सेम हो तो वो हमें कॉमन लेना है। ये हमारे पास 2 हो गई और 1 2 ये हो गई, तो हमने ये कॉमन ले लिया। फिर इसी तरीके अगले वाली संख्या में ये 2 है, ये है 2, तो हमने फिर से 2 कॉमन ले लिया। फिर ये 2 है, फिर ये 2 है, हमने फिर से 2 कॉमन ले लिया। फिर ये 3 है, फिर ये 3, फिर से हमने 3 कॉमन ले लिया। अगली यहाँ नीचे 3 ऊपर नहीं है तो हम कॉमन नहीं लेंगे वहां पर। तो क्या हो जाएगा, इनका गुणा कराएंगे 2 2 4 4 2 8 8 3 24। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मासा होगा कितना होगा 24 होगा। लेकिन अगर हमें लासा की बात आ जाएगी तो लासा क्या हो जाएगा, तो लासा जब हम निकालेंगे यानी एलसीएम, तो हमारे पास जो मासा है तो उसको मासा तो हम लिख ही देंगे। मासा के बाद जो संख्या कॉमन नहीं थी उनको लिखना है। अब देखिए इसमें सब पूरे में कॉमन होगी, जो कॉमन नहीं था, कौन कॉमन नहीं थी 3, तो इसमें 3 का क्या करा देंगे गुणा। अब क्या हो जाएगा 24 का जब 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 72। तो हमें मासा और लासा निकालने के लिए इस विधि से प्रयोग करना है। तो हमें अलग अलग संख्याओं का खंड कर लेना है और अलग अलग संख्याओं का खंड करके हम इसको निकाल देंगे। अब देखिए एक एग्जांपल ये है, अगर ये नहीं समझ में आए तो इसको आप समझिएगा। हम क्या करेंगे, पहले 256 के खंड करेंगे। तो 256 के खंड करिएगा, क्या क्या होंगे, तो 256 के खंड करेंगे, 2 1 2 2 2 4, 1 बचेगा 2 और 16, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे
2 1 9 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और फिर 2 से काटेंगे 2 1 9 2। अब हम किसके करेंगे खंड 120 के। 120 के जब खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 2 6 12, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 9 2, 1 बचेगा 2 5 10, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर किससे काटेंगे 5 से, 5 करना 5। इसी प्रकार हम किसके करेंगे 240 खंड करेंगे। तो 240 खंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 से करेंगे 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 6 12, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 1 9 2, 1 बचेगा 2 5 10, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 करना 5। ये हमारे खंड हो गए अभाज्य खंड। अब अगर आपको लिखना है तो यहाँ 256 के खंड लिखेंगे। 256 के खंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरह हम 120 से खंड करेंगे। तो 120 से क्या क्या खंड निकाले, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार हम 240 खंड कैसे करेंगे, तो 240 खंड हमारे पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएंगे 5। ये हमारे पास है। अब जब हम इसके क्या निकालेंगे, मासा। मासा कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास मासा HCF के रूप में आ जाएगा। तो HCF के रूप में वही लेना जो हमारे पास कॉमन हो। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारे पास 2 कॉमन हो गए। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारे पास 2 कॉमन हो गया। फिर इसके बाद इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर से हमारे पास 2 कॉमन हो गया। अब इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। नीचे भले हो लेकिन हमें पूरे में कॉमन होना चाहिए, सेम संख्या। आगे 2 है, नहीं लेंगे। फिर आगे तो कोई कॉमन अब हमें नहीं मिला, तब यहाँ से कॉमन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हमारे पास जो मासा होगा तो वो मासा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी हम कह सकते हैं कि मासा हमारा क्या होगा 8 होगा। अब लासा क्या होगा, यानी LCM क्या होगा। LCM हमारे पास जो मासा था उसको तो लिख लेंगे, यानी मासा हमारे पास 8 था। अब जो आगे की संख्या है वो लिखेंगे, कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये सब लिख लेंगे। तो क्या हो जाएंगे, तो ये कह सकते हैं कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो हमारे पास 32 ये हो गए। फिर इसके बाद ये 3 5 15 ये हो गए, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 दूना, इनके अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, देखिए 3 दूना 6, 6 5 30। अब आगे हम इन संख्या को क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। गुणा करा के हम लिख लेंगे कौन कौन सी हमारी संख्या हो सकती है, ठीक। अब आप उनको गुणा कर सकते हैं। एक और संख्याएं लिखने का ढंग हो सकता है। एक तो आप हमने इस तरह बताया, और एक जब हम घात रूप में लिखते हैं, घात रूप में कैसे लिखेंगे वो हम समझा दें। देखिए अगर हम इनको घात के रूप में लिखेंगे तो घात के रूप में कैसे हो जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर हम 24 के खंड लिखेंगे तो 24 खंड क्या होंगे, तो 2 कितने बार आया 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे और 3 की पावर 1 लिखेंगे, ठीक। इसी तरह 72 क्या आया, 72 हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब ये हमारे पास घात के रूप में होगा। अगर हमें इसका मासा निकालना तो मासा क्या होता है, सबसे छोटी पावर लेना, यानी जिस संख्या की सबसे छोटी पावर होगी वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। यानी 2 की घात कितनी 3, यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 हो जाएगी। अब 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 1 कम मिलेगी, अर्थात हमारे पास मासा ये होगा। लासा क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को आपको लेना है। 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 इसमें नहीं है, यहाँ 3 घात 1, यहाँ 3 घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात कौन है 3 घात 2, तो उन्हीं को लेना है। यानी जो सबसे बड़ी घात होगी आपको उसी को लिख देना है। अब आप इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारे पास ये संख्या हो सकती है। अब हम लोग चलते हैं इधर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 256 है, तो 256 कितने हैं, तो 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 के रूप में हो गए। इसी तरह 120 के खंड क्या क्या है, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है और 5 है, 5 की पावर 1 है। इसी तरीके 240 के खंड क्या है, 240 के खंड हमारे पास 2 की पावर कितनी है 4 है और 3 की पावर कितनी है 1 है और 5 की पावर कितनी है 1 है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन मिलेगा उसी की घात लिखनी है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी घात कौन है, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 होगी। तो 2 की पावर 3 का मान आप जानते हो कितना होता है। फिर अगर हम LCM निकालना तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM हमें सबसे बड़ी घात लेनी है। सबसे बड़ी घात कितनी है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हो गया। फिर इसके बाद 3 की घात 1 हो जाएगी, 3 की घात 1 हो जाएगी, फिर यहाँ कितनी हो जाएगी 5 की घात 1 हो जाएगी, 5 की घात 1। ये हमारे पास क्या हो गया लासा। हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें लासा निकालना है, तो लासा इस तरह निकालेंगे अगर इनकी पावर के रूप में ऐसे दी है तो, ठीक। अब हम समझते हैं कि लासा और मासा में जो संबंध दी रहती है, दो संख्याएं दी रहती हैं। अब दो संख्याएं आपको कैसे समझना है।
आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे जब हम एनसीईआरटी प्रश्न करेंगे तो एनसीईआरटी प्रश्न आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम उनके कैसे गुणनखंड के निकालना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आएंगी कि दो संख्या x तथा y और उनके मासा तथा लासा में क्या हो संबंध। अगर आपके पास दो संख्या है x तथा y और उनके बीच या उनके मासा और लासा में संबंध निकालना है, तो संबंध अगर निकालना है तो हमारे पास संबंध क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक। ये हमारे पास संबंध हो जाएगा। अब ये संबंध को आप याद रखिएगा। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पहली संख्या निकालना हो, अगर हम आपको समझाना चाहें, अगर हमें क्या निकालना हो पहली संख्या, तो पहली संख्या अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसी से निकालना है। अगर पहली संख्या निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा बटे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर हमें इन सवालों को हल करना है, इन सवालों में हमें पहली संख्या निकालना पड़ जाए तो हम ये सूत्र लगाएंगे, दूसरी संख्या निकालना पड़ जाए तो ये मेन सूत्र आपका ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। देखिए हमने आप लोगों को बेसिक समझाया इस प्रश्नावली 1.2 के, और अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 1.2 जिसमें आपको हम एनसीईआरटी सवाल ही केवल कराएंगे। एनसीईआरटी सवाल और जो एक्स्ट्रा इससे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लास्ट वीडियो में रखेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके पेपर में फंसते हैं तो उनको आप जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए पहला प्रश्न हम करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, 140। अब 140 के जब हम खंड करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से, 2 7 14, 2 शून्य शून्य, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर किससे काटेंगे 5 से, 5 7 35, फिर किससे कटेगा 7 से, 7 1 7। तो आभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो आभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो गए क्या हो गए, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, 156। 156 के जब हम खंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 7 14, कितना बचा 1, 2 और 16। अब किससे काटेंगे, 2 से, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 नहीं 18। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 1 3, 3 3 को 9। अब किससे काटेंगे, 13 से, 13 1 13। तो आभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो आभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे, आभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1, ये हो जाएंगे। इसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या हमारे पास 3825। अभी किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, फिर किससे काटेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से। देखिए 3 से अगर काटेंगे तो इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 8 11, 11 2 13, 5 18, नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, कितना बचा, 3 5 30, कितना बचा 2 और 5 बचा 25। अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 5, कितना बचा 2 और 5 बचा 25, 1 बचा, 5 3 15। अब किससे काटेंगे, अब ये हम अगर इसको काटेंगे तो 17 से कटेगा, 17 से काटेंगे तो 3 8 11, 11 में 2 जोड़ेंगे, 11 में जो 2 जोड़ेंगे कितना देगा 13, और 13 5 18। देखिए ये पहले 3 से कट रही थी, तो 3 से इसको काटेंगे, पहले किससे काटेंगे, 3 से, क्योंकि ये 3 से कट रही है, तो 3 से काटिएगा, 3 करना 3 और 3 दूना 6, कितना बचा 2, 3 7 21, कितना बचा 1, 3 5 15, फिर 3 से कट रही है, 3 चौको 12 और 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अब किससे कटेगी, 5 से, 5 8 40, 2 बचा, 5 बचा 25। अब किससे कटेगी, 5 से, 5 करना 5, 3 बचा, 5 7 35। अब किससे कटेगी, 17 से, 17 करना 17। तो हमें चेक करना पड़ता है कि 3 से कट रही नहीं, तो 3 से कट रही थी, जोड़ने में 18 आ रहा था तो 3 से कट जाएंगे, तो आभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो आभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे। तो आभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 5 कितने बार आए 2 बार, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, 17 एक बार आए तो 17 की पावर 1 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार हम चौथा नंबर करेंगे, तो चौथा नंबर किससे, 5005, किससे काटेंगे,
5 से काटेंगे, 5 एक 5, 5 0 0 5 0 0 5 1 5। अब किससे कटेगी ये, इसको काटेंगे अगर 7 से कट रही है, 7 एक 7 कितना बचा 3 और 7 चौक 28 2, 7 से कट जाएगी। 7 एक 7 कितना बचा 3, उतारे 0 हो गया 30, 7 चौक 28 2 बचा, 7 3 21। अब किससे कटेगी ये, किससे कटेगी, इसको हम काट सकते हैं 11 से, 11 करना 11 3 बचा 11 3 33। अब किससे कटेगी 13 से, 13 करना 13। तो अगर इसके खंड देखें तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो अभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब ये हमारे पास लास्ट प्रश्न है 7429। अब इसको आप लोग हल करिएगा, गुणनखंड इसके करिएगा और गुणनखंड करके बताइएगा कमेंट में कि क्या क्या इसके गुणनखंड है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को किसी भी सवाल में अगर कहीं दिक्कत हो या परेशानियां आई हो कि हमें ये चीज़ समझ में आई तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। और अगर किसी भी सवाल में कोई समस्या आती है या कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे माय मैथ क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।